वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस बी वायरस एक हिपैटोटॉपिक वायरस है। इसका मतलब है ये लीवर सेल को अफेक्ट करता है और ऐसे 4 और वायरस हैं जो लीवर सेल को स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं, जिसमें आता है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो वर्ल्ड ओवर 300 मिलियन केसेस इसके हैं और इंडिया में इसके अराउंड 4 करोड़ केसेस हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है 6 लाख डेथ पर ईयर के लिए और इंडिया में जो इसकी प्रेवलेंस है वो 2 से 8% है। लेकिन ये प्रेवलेंस जो है इसकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो इंडिया की हैं और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ पे ज़्यादा हैं। जैसे कि हिमाचल के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति ब्लॉक में जो इसकी प्रेवलेंस है वो 22% है। जो लाइफ टाइम रिस्क रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन एक्वायर करने का इंडिया में वो 20 से 60% रहता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में। जो इन्फेक्शन है वो मेनली जो इंडिया में मेथड है वो है वर्टिकल ट्रांसमिशन का, जिसका मतलब होता है मदर से चाइल्ड को इन्फेक्शन होना। ये एक मेन मेथड है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पे कि ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है और ये इसका रिस्क जो है वो स्पेशली इंक्रीज्ड होता है होमोसेक्सुअल्स में, फोर्सफुल सेक्स में और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर में। इसके अलावा जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है वो इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा हो सकता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है आजकल जो है ब्लड को स्क्रीन किया जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के लिए, तो इसलिए जो है ये वाला जो मेथड है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा, इसका रिस्क कम हो गया है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसका जो रिस्क है ट्रांसमिशन का वो हो सकता है कि हम अपना रेज़र शेयर करते हैं, टूथब्रश शेयर करते हैं, टैटू नीडल शेयर करने से, या इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स में सिरिंजेस शेयर करने की वजह से इसका इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्रोनिक इन्फेक्शन क्या है हेपेटाइटिस बी का। अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जिसका मार्कर होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, अगर आपके ब्लड में 6 महीने से ज़्यादा रहता है तो इस अवस्था को हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। अगर ये जो एंटीजन है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जो मार्कर है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन का, अगर 6 महीने से कम समय के लिए रहता है और आपके एंटीबॉडी इस मार्कर के लिए, जिसे हम एंटी एचबीएस एंटीबॉडी कहते हैं, वो अपीयर हो जाते हैं, तो इसे हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। जो रिस्क ऑफ क्रोनिसिटी है और क्रोनिक इन्फेक्शन होने का खतरा है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। जो बच्चे अपने मदर से इन्फेक्शन उपकार करते हैं उनमें 95% रिस्क रहता है कि इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाए, और 1 से 5 साल के बच्चों में जो रिस्क रहता है क्रोनिक इन्फेक्शन का वो 30% होता है। लेकिन अगर कोई एडल्ट इन्फेक्शन एक्वायर करता है तो 95% चांसेस होते हैं कि एडल्ट क्योर हो जाए और सिर्फ 5% केसेस में ही इन्फेक्शन क्रोनिक होता है। जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है वो लार्जली एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको कोई लक्षण नहीं होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है। ज़्यादातर टाइम जो है इसका पता हमें इंसिडेंटली लगता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे हम अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने गए हैं और हमारे लीवर टेस्ट में अबनॉर्मलिटी मिलती है और तो डॉक्टर टेस्ट कराते हैं तो हमें पता लग सकता है कि हमारे में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है। और या आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं और आपका ब्लड स्क्रीन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, तो उस वक्त हमें पता लग सकता है कि आपके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है। या कोई एंटीनेटल मदर है जो आपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है और तब हम उनको हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए स्क्रीन करते हैं, उस वक्त आपको पता लग सकता है। अगर सिम्टम होते भी हैं हेपेटाइटिस क्रोनिक इन्फेक्शन में तो वो ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, जिसमें थकान लगना, कमज़ोरी लगना, भूख ना लगना और उल्टी का मन होना जैसे सिम्टम हो सकते हैं। जो स्पेसिफिक लीवर रिलेटेड सिम्टम होते हैं वो तभी होते हैं जब क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से लीवर ख़राब होने लगता है और आपको उसमें पीलिया हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, काले रंग के दस्त हो सकते हैं और दिमाग में कन्फ्यूज़न हो सकता है। अभी आपको पता लगता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है तो आपको एक हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपके टेस्ट कराएंगे ये देखने के लिए कि आप में ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है कि ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। अभी जो ट्रीटमेंट है वो उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लीवर में सोजिश आ जाती है और लीवर एंजाइम ख़राब होते हैं और लीवर में सिरोसिस या स्कारिंग की अवस्था होने लगती है। बहुत सारे लोगों में जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए का लेवल लो है और लीवर में सोजिश नहीं है, तो उन लोगों को सिर्फ फॉलोअप पे रखा जाता है क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता है। लेकिन इन लोगों का फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन फ्लेयर कर सकता है और लिवर डैमेज हो सकता है, तो इनका हर 3 से 6 महीने में आपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। अब हमारे पास क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हमारे पास जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव ओरल मेडिसिन अवेलेबल हैं,
जो 3 मेन मेडिसिन है जो FDA ने अप्रूव की है, उसमें टेनोफोवीर, एलेफेनामाइड एंड एंटिकावीर जैसी ड्रग्स हैं। ये ड्रग जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA की रेप्लिकेशन को कम करती है और जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है उसको स्लो करती है। ये ड्रग्स जो है वो डेली लेनी होती है और वर्चुअली जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो वो लाइफ लॉन्ग होता है। आपको इन बातों का ख्याल रखना होता है कि आप दवाई की डोज मिस ना करें, क्योंकि जो वायरस है वो रेजिस्टेंट हो सकता है, और आप रेगुलर फॉलोअप करवाते रहें। इसके अलावा इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जिसमें इंटरफेरॉन आते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं वायरस के अगेंस्ट। लेकिन ये भी आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन में ही लेना है, और ये सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में ही दिया जाता है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रिवेंशन के बारे में। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है एक कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। जो वैक्सीन है, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि सारे बच्चे जो भी इंडिया में बॉर्न होते हैं उन्हें इमीडिएटली बर्थ के बाद वैक्सीन देनी है, जिससे कि हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, और ये वैक्सीन जो है 95% से ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो अनवैक्सीनेटेड अडल्ट्स हैं जो हाई रिस्क बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आईवी ड्रग अब्यूज़, होमोसेक्सुअल या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके अलावा जो अडल्ट्स हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में हैं या एट रिस्क हैं, जैसे कि डेंटिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, इन सबको अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, और इन्हें ये भी चेक करना चाहिए कि इनमें एक प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ इम्यूनिटी है कि नहीं है। इसके अलावा कोई अगर अनवैक्सीनेटेड अडल्ट है वो एक्सपोज हो जाता है इन्फेक्शन के लिए थ्रू सेक्सुअल रूट या नीडल स्टिक इंजरी से या शेयरिंग ऑफ नीडल की सिरिंजेस की वजह से, तो उस अवस्था में हमें इमीडिएट जो है इम्यूनिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन जो है उसका इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये इम्यून ग्लोबुलिन क्या होते हैं, ये जो है एक तरीके का एंटीबॉडी होते हैं जो ऐसे लोगों के ब्लड से बनाए जाते हैं जो कि पहले इन्फेक्शन से क्योर हो चुके हैं, और ये इमीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इन लोगों का साथ में वैक्सीनेशन भी करना होता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।